आधुनिक भारत का ब्रिटिश सत्ता का विस्तार चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं तैयारी कराने जा रहा हूँ। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में कौन सा युद्ध कब हुआ था उसके बारे में दिया हुआ है और उस वक्त बंगाल का तत्कालीन गवर्नर कौन था उसके साथ मिलान करनी है। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था और उस समय बंगाल का गवर्नर था रोजर ड्रेक। ए का वन यानी इस कूट का आंसर होगा ये। द्वैध शासन लागू 1765 ईस्वी में हुआ था। द्वैध शासन लागू 1765 ईस्वी में हुआ था। इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। इस वक्त बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। बंगाल का तत्कालीन गवर्नर था बेंसी टाट। बंगाल अकाल 1770 ईस्वी में हुआ था। इस वक्त बंगाल का तत्कालीन गवर्नर कर्टियर था। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्लासी की लड़ाई में 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था कौन था? हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने किया था। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? 1765 से 1772 तक चला। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? 1765 से 1772 तक चला। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि अलायंस को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था हैदराबाद का निजाम था। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय हैदराबाद का निजाम था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? श्रीरंगपट्टनम संधि किया। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी 1998, एसएससी 2002 और आरबी एएसएम सीजी 2003 में पूछा हुआ है। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? श्रीरंगपट्टनम संधि। राजक्षय हड़प नीति या जब्ती का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? डलहौजी के द्वारा। राजक्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? डलहौजी के द्वारा। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। फारसी में जफरनामा किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। फारसी में जफरनामा गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। डाक व्यवस्था किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? गुरु अर्जुन देव ने। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अर्जुन देव ने लिखी थी। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? गोविंद सिंह ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? गोविंद सिंह ने किया। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? क्लाइव के द्वारा।
1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? क्लाइव के द्वारा। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? क्लाइव के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि का हस्ताक्षर किए? निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि का हस्ताक्षर किया? किसने किया? इसमें 1, 2 और 3। इस कूट का आंसर डी है। इस कूट का आंसर डी है। हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब और मैसूर के राजा, ये तीनों ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। निम्नलिखित, ज़्यादा मुंह खोलेगा। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। इसमें इसका आंसर होगा डी, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। यह सही कालक्रम है। अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच संपन्न हुई थी? सुगौली की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली की संधि हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ध्यान से पढ़ें। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो छूटे ना। हड़प नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? झांसी, नागपुर व सतारा कब्जे में किए गए थे। हड़प नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? झांसी, नागपुर व सतारा। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे। ठगी प्रथा से ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? बेंटिक, जिसको विलियम बेंटिक भी लिखा जाता है कहीं कहीं, यहाँ पर सिर्फ बेंटिक लिखा हुआ है। बेंटिक। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे बेंटिक। बुडियार के शासक थे मैसूर रियासत। बुडियार के शासक कौन थे? मैसूर रियासत थे। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। कब बनाया गया? इस 1758 ईस्वी में बनाया गया। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? 1758 ईस्वी में बनाया गया। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 1758 में बनाया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक था जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था?
वारेन हेस्टिंगस ने समाप्त किया था। वारेन हेस्टिंगस ने समाप्त किया था। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंगस ने द्वैध शासन नीति को समाप्त किया था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने सबसे ज़्यादा विरोध किया था। यहाँ पर ऑप्शन है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने? नहीं, मराठों ने सबसे ज़्यादा विरोध किया था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसका आंसर बी होगा, इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार भारतीयों के आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? इनमें उनका उद्देश्य था भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव को सुदृढ़ करना, यानी मजबूत करना। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अवध को कुशासन के आधार पर डलहौजी ने उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ संकलित किया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? मैकाले के मिंट से पड़ी। 1835 के मैकाले के मिंट से पड़ी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1835 के मैकाले के मिंट से पड़ी। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव, बेनस्टाड, वारेन हेस्टिंग्स, कर्टियार। इसका बी होगा। इस कोड का आंसर बी होगा। 1 2 4 3 1 2, यानी रॉबर्ट क्लाइव, बेनस्टाड, उसके बाद कर्टियार, उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स लास्ट में होगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या राज था? उपयुक्त तीनों, इसमें तीनों है। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, ये भी सही है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, ये भी सही था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या राज था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे और भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। भारत में निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? फिर से सुनिए क्वेश्चन को। भारत में निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? किसके काल में किए गए थे? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में किए गए थे। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ये तीनों
पारित किए गए थे? इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। देखिए, इस वीडियो से आपको थोड़ा भी नॉलेज मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि कोई भी आपको वीडियो मिस ना हो। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो था, भारत में डाक व्यवस्था, डाक टिकट उन्होंने ही शुरू किया था। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। सती प्रथा का अंत करना तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज का संस्थापक कौन थे? निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज का संस्थापक कौन थे? अवध के स्वायत्त राज का संस्थापक कौन थे? सादत खां बुरहानुल मुल्क। सादत खां बुरहानुल मुल्क था जो कि स्वायत्त राज का संस्थापक था। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक था सादत खां बुरहान उल मुल्क। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वो बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ। शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ, उस समय मुगल सम्राट कौन था? उस वक्त मुगल सम्राट अजीजुद्दीन आलमगीर टू था। अजीजुद्दीन आलमगीर टू था। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं, देखिए वीडियो को, इसके बाद आगे नए क्वेश्चन आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इससे आपको जानकारी मिलती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज का संस्थापक कौन था? सादत खां बुरहान उल मुल्क था। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को युद्ध घोषित किया, बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? शाह आलम द्वितीय। डी आंसर, शाह आलम द्वितीय। ये फिर अगेन रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ, उस समय मुगल सम्राट कौन था? अजीजुद्दीन आलमगीर था। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था, तब अजीजुद्दीन आलमगीर मुगल सम्राट था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव के उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? हेस्टिंगस था। निम्नलिखित में से कौन था? हेस्टिंगस था। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था।
नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। यही नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण था। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया। वे सरदार निम्न में से कौन थे? प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया। वो सरदार निम्न में से कौन था? वो 1 और 4 थे। इसका आंसर सी है, 1 और 4 थे, यानी मोहनलाल सरदार था और मीरमदान था। मोहनलाल और मीरमदान जो सिराजुद्दौला का साथ दिया था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का जो साथ दिया था वो था मोहनलाल और मीरमदान। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना, जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिए गए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? कलकत्ता में। कहाँ घटी थी? कलकत्ता में यह घटना घटी थी। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बांग्ला कवि का कथन है? क्वेश्चन को फिर से सुनिए। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बांग्ला कवि का कथन है? यह किस बांग्ला कवि का कथन है? नवीन चंद्र सेन का है। नवीन चंद्र सेन का। किसका? नवीन चंद्र सेन का है। काली रात का आरंभ हुआ, ये नवीन चंद्र सेन का है। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज को, द्वैत शासन के काल को डाकुओं का राज की संज्ञा दी? द्वैत शासन के काल को डाकुओं की राज की संज्ञा दी। किसने दिया था? किसने दिया था? के.एम. पनिक्कर ने दिया था। के.एम. पनिक्कर ने यह संज्ञा दिया था। क्वेश्चन को देखिए, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज को, द्वैत शासन के काल को डाकुओं की राज की संज्ञा दी? के.एम. पनिक्कर ने। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है, किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। किस इतिहासकार ने, क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है इसलिए आपको ये 46 का क्वेश्चन मैं कराता हूँ। देखिए, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रज्जा खान को। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रज्जा खान को बनाया था। मोहम्मद रज्जा खान को बनाया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? राजा सिताब राय को। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। किससे? शाह शुजा से प्राप्त किया था। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था? ब्रिटिश जनरल कौन था जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था? पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था सर आयर कुट ने। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था? सर आयर कुट ने। महाराजा रंजीत सिंह
महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, कौन थे? कौन थे? खड़क सिंह, खड़क सिंह थे। बी आंसर, खड़क सिंह, बी, खड़क सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह, खड़क सिंह। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, जो क्वेश्चन सुमेलित नहीं है उसको छांटना है, तो जो सुमेलित नहीं रहेगा उसको बड़ा ध्यान से आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन का आंसर करना है। इसका आंसर सी होगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्लो मराठा युद्ध, ये गलत है, बाकी सब सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, और लॉर्ड बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन, और लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? आशीर्वाद से की थी गुरु अर्जुन देव ने। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने किया था। क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन देव ने। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था, वो कौन सा था? वो कौन सा था? वो कौन सा था? वो बक्सर का युद्ध था। वो कौन सा था? बक्सर का युद्ध था। बक्सर का युद्ध था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था, प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था, वो बक्सर का युद्ध था। ये बहुत निर्णायक युद्ध था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था? किसने सुनाया था? किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। देखिए, क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? शुकर-चकिया से। शुकर-चकिया से। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? शुकर-चकिया से। तथाकथित कुशासन के आधार पर, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? प्रशासन को ले लिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासन को, मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। क्वेश्चन देखिए, फिर ऊपर में रिपीट हो रहा है। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? मीर कासिम ने। मीर कासिम ने। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? मीर कासिम ने। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? श्री गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण। श्री गुरु गोविंद सिंह के समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है?
गुरु गोविंद सिंह के समाधि के कारण। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था कि समय दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली के शासक कौन था? दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय था। दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। बक्सर युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में मारे गए थे। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799 ईस्वी में मारे गए थे। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? गुरु तेग बहादुर मीर सिराजुद्दौला के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? सिराजुद्दौला के शासनकाल में। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटित हुई थी। सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटित हुई थी। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के अंतिम गुरु। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह थे। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया। ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया। प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। निम्नलिखित में से कौन युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का शुरुआत किया? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। डिंडीगुल नाम है। डिंडीगुल नाम है। डिंडीगुल नाम है। किस चीज़ का नाम है डिंडीगुल? डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु में एक नगर का। क्या है? तमिलनाडु में एक नगर का डिंडीगुल नाम है। तमिलनाडु में एक नगर का नाम डिंडीगुल है। डिंडीगुल है। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। बंगाल के किस गवर्नर के समय? वारेन हेस्टिंग्स के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? किसके समय में? वारेन हेस्टिंग्स के समय में। वारेन हेस्टिंग्स के समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। उच्च न्यायालय नहीं, सॉरी, प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया 1784 पारित किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स के समय में। देखिए यहाँ 3 क्वेश्चन वारेन हेस्टिंग्स से। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय बनाया गया? वारेन हेस्टिंग्स के समय में। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया? वारेन हेस्टिंग्स के समय में पारित किया गया। उसके बाद कूट अवधि है और युद्ध है। कौन सा युद्ध कब से कब तक चली उसका आपने मिलान करनी है, और ये मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ये मिलान करनी है। इसका आंसर है डी, 2 एवं 3। इनमें से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? सही सम्मिलित है, यानी इसमें 2 और 3 जो है सही सुमेलित है, बाकी सब गलत है। 1790 से लेकर के 92 तक तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था।
तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था। और 1824 से लेकर के 26 तक प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1790 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध, 1824 से 26 तक प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिख गुरुओं पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर होगा बी, 2 एवं 3। 2 एवं 3। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया, नहीं, ये गलत है। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने, ये सही है। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के बाद बने। गुरु अंगद देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। क्या दी? गुरुमुखी दी। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने, सही है। गुरु अंगद देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी, ये सही है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। झांसी, संभलपुर और सतारा। इसका आंसर सी है। इसका आंसर सी होगा। 3, 2, 1 कालानुक्रम करना है इसको। ब्रिटिश राज द्वारा इसमें समामेलन यानी विलय कैसे कैसे हुआ उसका इसको करना है। पहले हुआ था सतारा का विलय हुआ था, सबसे पहले सतारा का विलय हुआ, उसके बाद संभलपुर का हुआ, उसके बाद झांसी का हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश द्वारा इनके समामेलन यानी विलय का सही कालानुक्रम यह है कि पहले सतारा का, उसके बाद संभलपुर का, उसके बाद झांसी का। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए जो ब्रिटिश राज द्वारा विलय किया गया था। यही है, पहले सतारा, उसके बाद संभलपुर, उसके बाद झांसी। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन सा था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? टीपू सुल्तान ने। निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में से वो कौन सा था शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान ने किया था। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ था? अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? डलहौजी के समय में हुआ था। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार डलहौजी के समय में हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। कौन सा युद्ध कब हुआ था ये आपको बताना है। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1700 कब हुआ था? 1 का 3। इसका कूट का आंसर है सी, 1 का 3 है। यानी 1775 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। 1775 ईस्वी में हुआ था। बी का 4 1780 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल युद्ध होता है। यानी ठीक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से द्वितीय मराठा युद्ध 5 साल बाद हुआ था। 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, मराठा ने मैसूर युद्ध हुआ था। उसके बाद सी का 1 है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 में हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 ईस्वी में हुआ था। 1824 ईस्वी में हुआ था। डी का 2 1838 ईस्वी में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 ईस्वी में हुआ था। 1838 में हुआ था। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था? कर्नल स्लीमैन था जो ठगों के दमन से संबंध था। कर्नल स्लीमैन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें
उत्तरवर्ती मुगल शासक हैं और उपाधि है बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट, इसका कूट का आंसर है ये। ए का 1 होगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 है, यानी सामने सामने मिलाना है आपने। बहादुर शाह फर्स्ट शाह ए बेखबर इसका उपाधि था। बहादुर शाह फर्स्ट को शाह ए बेखबर उपाधि या उपनाम था। फ्रुक्सियर, फ्रुक्सियर का मुगल वंश का घृणित कायर, घृणित मतलब घृणा वाला कायर था मुगल वंश का फ्रुक्सियर। मोहम्मद शाह को रंगीला भी बोलते थे। मोहम्मद शाह रंगीला भी बोलते थे। बहादुर शाह द्वितीय को जफर भी बोलते थे। बहादुर शाह द्वितीय को जफर भी बोलते थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, देखिए रिपीट हो रहा है, इसको छोड़ दीजिए। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सवन था? कर्नल सलीमैन, ये भी रिपीट हो रहा है। ये भी आपको मैंने बताया कि उपाधि और कौन कौन सा था, ये आपको बताया मैंने। ये आंसर बहादुर शाह फर्स्ट शाह ए बेखबर, फ्रुक्सियर मुगल वंश का घृणित कायर था, मोहम्मद शाह को रंगीला भी बोला जाता था, बहादुर शाह द्वितीय को जफर भी बोला जाता था। उसके बाद 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से राज सिंहासन पर बैठा। बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। वह किसकी सहायता से सम्राट बना? वह किसकी सहायता से सम्राट बना? वह किसकी सहायता से सम्राट बना? जुल्फिकार खां के सहायता से सम्राट बना। बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। वह किसकी सहायता से सम्राट बना? जुल्फिकार खां के सहायता से सम्राट बना। फ्रुक्सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? सैयद बंधुओं के सहयोग से। सैयद बंधुओं के सहयोग से फ्रुक्सियर सैयद बंधुओं के सहयोग से फ्रुक्सियर मुगल बादशाह बना। नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किसे जाना जाता है? सैयद बंधुओं को किंग मेकर के नाम से जाना जाता है या नृप निर्माता के नाम से जाना जाता है। सैयद बंधु ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी? फ्रुक्सियर को। सैयद बंधु ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत मतलब सत्ता से उतारना और उसको हत्या कर दी? फ्रुक्सियर को। सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? इसमें 1, 2, 3 एवं 4 यानी चारों को इन्होंने बादशाह बनाने का काम किया। सैयद बंधु ने फ्रुक्सियर को भी, रफ़ी उद दर्जात को भी, रफ़ी उद दौला को भी, मोहम्मद शाह को भी, सारे को बादशाह बनाने के लिए इन्होंने उनकी मदद की। फिर से रिपीट करता हूँ, सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? फ्रुक्सियर, रफ़ी उद दर्जात को, रफ़ी उद दौला को, मोहम्मद शाह को, सारे को बादशाह बनाने के लिए सैयद बंधु ने इसको हेल्प किया, मदद किया। भाई लोग, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? किसके समय में हुआ? मोहम्मद शाह के समय में हुआ। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? मोहम्मद शाह के समय में हुआ। मोहम्मद शाह के समय में हुआ सैयद बंधुओं का पतन। सैयद बंधु ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्तायुक्त कर हत्या कर दी? फ्रुक्सियर को। ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? मोहम्मद शाह के समय में सैयद बंधुओं का पतन हुआ। थैंक यू मेरे भाई। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।